हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हॉरिज़ॉन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के लिए यूपी पुलिस होम गार्ड जो आपकी वैकेंसी आ चुकी है 41,424 पोस्ट है। उसके लिए ये पुस्तक आप सभी के समक्ष पढ़ाई जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा यूपी पुलिस होम गार्ड। इसके लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया गया है आप सभी की मांग पर। तो आप कोर्स के लिए इस नंबर पर 9889506523 पर पहले आपको व्हाट्सएप कर देना है हाय हेलो और होम गार्ड लिखकर भेज देना है, ठीक है ना? और एक इसी नंबर पर भी आप फ़ोन पे, गूगल पे जो भी कर सकते हो। मात्र और मात्र ₹21 का ये आपका कोर्स होने वाला है और इसमें इस पुस्तक के जितने भी क्वेश्चन इसमें 6595 क्वेश्चन है या 6592 क्वेश्चन इनको और एक और पुस्तक यूथ कंपटीशन टाइम्स की कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप सभी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं और इस कोर्स को पाना चाहते हैं और आप होम गार्ड की भर्ती में अपनी तैयारी को संपूर्ण रूप से तैयार करना चाहते हैं और 100 क्वेश्चनों में आप अपनी मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 2 घंटे का ये पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, आप सभी लोग चौका यहाँ पर मार सकते हैं। मात्र और मात्र ₹21 में पहले 100 स्टूडेंटों के लिए ये मौका दिया गया है। उसके बाद ये फीस आपको ₹51 कर दी जाएगी, ठीक है ना? अब आप कहेंगे ₹21 में ना तो आपको ये पुस्तक मिल सकती है और आप पीडीएफ चाहेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ से कितना आप पढ़ लेते हैं ये आप भी समझदार हैं, ठीक है? कहने की बात नहीं है। तो आपको ये पूरी किताब पढ़ाई जाएगी और ध्यान से एक-एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कराया जाएगा। तो आइए सबसे पहले आज हम इसके सिलेबस के बारे में बातचीत करते हैं और ये हमारी आधुनिक इतिहास की लास्ट क्लास भी होने वाली है। जितना भी पढ़ाएँगे इसमें पढ़ाएँगे, बाकी जो इसका होगा वो आपके पेड क्लास में जाएगा। तो इस सामान्य ज्ञान की हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस वीडियो पर और ये अध्यायवार साल्ड पेपर हैं आपके। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग पहले विषय वस्तु या विषय सूची पर बातचीत कर लेते हैं। बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के विषय में क्या-क्या विषय दिए गए हैं या क्या टॉपिक है। तो भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान के बारे में, फिर उद्देशिका, फिर नागरिकता, फिर मूल अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका, राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका। उसके बाद आपकी न्यायपालिका दी गई है, संघ राज्य संबंध दिया गया, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ, स्थानीय शासन। अब इसको आपको नोट डाउन कर लेना है कि सिलेबस में क्या-क्या है, एक-एक टॉपिक नोट करके रखना है, जिससे आप इसकी संपूर्ण तैयारी पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। आगे देखें, निर्वाचन दिया गया, आपात उपबंध दिए गए हैं। उसके बाद देखेंगे संविधान संशोधन एवं महत्वपूर्ण विवाद दिए गए हैं। इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण आपके आयोग दिए गए हैं। साथ में अनुच्छेद एवं भाग और अनुसूचियां मूल संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने, इनके बारे में। और फिर विविध दिया गया, किसकी बात की गई, विविध की। अब आते हैं भारत का इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। तो आप सभी लोग यहाँ पर भी जानते हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन की बातचीत कही गई है। तो यहाँ पर इन सब की भी बातचीत की जाएगी। आज हम लोग आधुनिक एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें समाप्त करने का प्रयास करेंगे और भारतीय संस्कृति का अलग से वीडियो दिया जाएगा। लेकिन अब ये सब पाने के लिए आपको ₹21 पेड करने पड़ेंगे और आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है ना? आपको क्योंकि यूट्यूब पर ही अनलिस्टेड करके क्लासेस दी जाएँगी, तो आपका जब मन करे तब पढ़िएगा। तो आप सभी लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। आपको मात्र ₹21 परचेजिंग है, आप परचेज़ कर सकते हो और उसके बाद आप इस कोर्स पर जॉइन होकर आपको एक-एक जैसे अभी तक पढ़ाया जा रहा था, उसी तरह आपको लंबी-लंबी क्लासेस दी जाएँगी और पूरा कोर्स 100 क्वेश्चन जो आपकी जीएस आनी है, वो सारे कंप्लीट किए जाएँ। अगला टॉपिक है आपका अगला टॉपिक यहाँ पर दिया गया है कि आपका विश्व एवं भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। तो विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल भी पढ़ाया जाएगा और उसके बाद अगला टॉपिक दिया गया जनसंख्या एवं नगरीकरण का। किसका?
जनसंख्या एवं नगरीकरण, तो इसे भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे कहा गया उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं की बात कही गई है। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं की बात उत्तर प्रदेश राजस्व 2025-26 के अकॉर्डिंग बताया जाएगा आपको। पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन इस पुस्तक में दिए गए हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया है, वो भी आपको दिए जाएंगे। मानवाधिकार पढ़ाया जाएगा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसका गठन कब हुआ, क्यों हुआ, इसके कौन-कौन से मुख्य खंड हैं, मुख्य इसकी कौन-कौन सी धाराएं हैं, सारी कितने धाराएं हैं, इसमें कितने अध्याय हैं, सब कुछ बातचीत यहाँ पर की जाएगी आपके। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद के बारे में, कि ऐसा क्या भाई हो रहा है कि आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के बारे में बताया भी गया, पढ़ाया भी जाता है, कुछ एजेंसियां भी बनी, फिर भी हमारे देश में आतंकवादी हमले हो ही जाते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध की बात कही गई है। इसके बाद देखेंगे आपके भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार की बात कही गई। इसमें भारतीय कृषि अलग से और भारतीय वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में पढ़ाया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन लेटेस्ट से लेटेस्ट एग्जाम के ऐड किए गए हैं। अब अगला आता है आपका सामान्य विज्ञान, जो आपका बेसिक साइंस होता है उसके बारे में। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ाए जाएंगे जितने भी क्वेश्चन है, और जो भी थ्योरी भी बन सकती वो भी आपको देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिर आता है आपका पर्यावरण, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन जो बन सकते हैं, और फिर आपके कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी। आजकल सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में बातचीत, कि व्हाट्सएप क्यों है, व्हाट्सएप कब आया और फेसबुक कब आया, फेसबुक के जनक कौन थे या फेसबुक के निर्माता कर्ता कौन थे, वगैरह वगैरह प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला आता है आपका समसामयिकी विषय, परंपरागत सामान्य ज्ञान। परंपरागत का मतलब होता है आपके ट्रेडिशनल जीके जीएस, समसामयिकी का मतलब तो करंट अफेयर से वो रिलेटेड हो गया, लेकिन परंपरागत सामान्य ज्ञान या जीके पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं और आपको करंट अफेयर पढ़ाई जाएगी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार एवं सम्मान, राजधानियां एवं मुद्राएं, देश की और अपने राज्यों की भी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उनके लेखक, खेल, ठीक है, योजना, परियोजनाएं और विविध के बारे में बातचीत। तो ये इसका सिलेबस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो 100 नंबर का और 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको तैयार करना या अपने से भी तैयार कर सकते हो, उसके लिए आपको लूसेंट अगर आप पढ़ लेते हो तो भी तैयार हो जाएगा, लूसेंट। और यहाँ के ये पीवाईक्यू कर लेते हैं तो आप जानदार शानदार तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर आप चाहो ए बी सी डी पढ़ना कितना आसान था ना, लेकिन अगर हमारे टीचर नहीं होते तो क्या हम ए बी सी डी 1 2 3 4 छोटा बड़ा छोटी बड़ी पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। आज हमको लगता है ये ए बी सी डी क्या होता है भाई, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, खत्म, है ना। लेकिन इसको तैयार करने में 1 साल लगते हैं, पूरा 1 साल समय दिया जाता है जब हम केजी एलकेजी में होते हैं। तो आपको बस यही बेसिक तैयार करवाना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको शानदार तरीके से यहाँ पर चीजें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी और दी जाएंगी, और पेपर हाल के अंदर तक जाने से पहले आपका पूरा सहयोग किया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पर व्हाट्सएप करके अपना स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो। इसी पर आप फोन पे, गूगल पे या आप कुछ भी कर सकते हो, या मैंने जो आपको शॉर्ट वीडियो बना कर दिया है वहां पर आपको एक क्या कहते हैं क्यूआर कोड दिख रहा है, उस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप जाएंगे पढ़ेंगे भी, हमें पता है, क्योंकि अपने से पढ़ने से बेहतर होता है। लोग पढ़ने जाते हैं एक दूसरे के चैनल पर, एक दूसरे के टीचर से, मतलब टीचरों से। तो आपको एबीसीडी तैयार करना, और आज ये बात कही जाती है तो क्या विदाउट टीचर आप एबीसीडी तैयार कर सकते थे? अगर एक टीचर आपको शिक्षा दे रहा है या आपको सही सलाह दे रहा है या आपको मार्ग दिखा रहा है, तो आपके अगर हित में है तो उसे कर लेना चाहिए। बाकी मर्जी आप लोगों की रहेगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि पहले 100 बच्चों के लिए ही आपका 21 रुपए फीस रखी गई है। बाकी बच्चों के लिए
ये बाद में 51 रुपए हो जाएगी, तो उसका आप लोग जाने। और आज की क्लास को यहीं से शुरू करते हैं और देखेंगे ये क्लास आपके लिए कितनी शानदार जानदार होने वाली है। तो जैसे कि हमने बताया आप सभी लोगों के कल 230 तक हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर पर बातचीत कर ली थी, कर लिए थे। आज 231 से क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे और वहीं से अपना कारवां शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से लेकर के 1950 तक किंग जॉर्ज 6 के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? भारत के गवर्नर जनरल की। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और मार्च 1947 से लेकर 1948 तक तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर कौन था? तो आप कहेंगे सी चक्रवर्ती या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। 1947 से लेकर 1950 तक कहा गया किंग जॉर्ज 6 के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर के रूप में कार्य किया गया था या किए थे, ठीक है ना। अब आपसे मतलब यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं और पूछा भी जाता है, तो याद कर सकते हैं। यूपीएसआई भी पूछा गया। अब ये क्लासे यूपीएसआई वाले भी ले सकते हैं, यूपीपी वाले भी ले सकते हैं, यूपी होमगार्ड वाले भी ले सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी वाले भी ले सकते हैं। ये इतिहास है भाई, इतिहास थोड़ी ना बदल, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। कहा गया निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? तो आप कहेंगे बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ। किसके? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ। कहा गया पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भरत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं अपितु अपने उद्देश्यों को सरकार एवं जनता तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया। अगर मैं पूछूं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने प्रस्तुत किया या किसने लिखा था? किसने लिखा बताएंगे? तो आप क्या कहेंगे? आपके मौलाना हसरत मोहानी जी ने नारा लिखा था। किसने? कहाँ चला गया भाई? तो आप कहेंगे कि आपके मौलाना हसरत मोहानी जी। लिख लो, मौलाना हसरत मोहानी जी ने ये लिखा था, ना कि आपके भगत सिंह ने लिखा था, ठीक है ना। इसको प्रसिद्ध भगत सिंह ने जरूर बनाया था। 1921 में उर्दू कवि और स्वतंत्रता सेनानी 1921 में सर्वप्रथम इंकलाब जिंदाबाद का नारा गढ़ा था। भगत सिंह इस नारे को उनके साथियों ने मशहूर किया था। 8 अप्रैल 1929 के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय यह नारा बुलंद किया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, लेकिन लिखा गया था किसके? तो मौलाना हसरत मोहानी जी के द्वारा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 233। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परे कहा गया समापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? बताएंगे कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो आप सीधी सी बात कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया था। कौन? भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया था। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, ठीक है। बी ऑप्शन है, हाँ ठीक है। अच्छा मुझे लगा सी मैंने लगा दिया क्या। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कहा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा गया परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। इस अधिनियम के तहत 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया और इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? वायसराय कर दिया। अंततः कंपनी शासन का अंत इस अधिनियम द्वारा कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह का परिणाम थी और इस उद्घोषणा में यह विश्वास दिलाया गया। क्या विश्वास दिलाया गया? दिलाया गया कि भारतीय लोगों के साथ जाति, धर्म, रंग, प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भारतीय राजाओं को
को भी यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी प्रतिष्ठा, अधिकार और गरिमा का सम्मान किया जाएगा और उनके अधीन क्षेत्रों पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। ये बुद्धिमत्ता होती है ना। भारत वाले अपनी बुद्धि नहीं लगाए, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी बुद्धि लगाई कि कैसे अभी हमें राज करना है। उन्होंने कहा हम कोई आपके साथ भेदभाव नहीं करें, ना धर्म में, न रंग में, न प्रजाति में, ना किसी भी आधार पर नहीं करने वाले हैं। आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान या गरिमा या सम्मान पर भी कोई ठेस नहीं आने देंगे, क्योंकि हमको राज करना था। जब हम किसी की बहुत वफादारी निभाते हैं तो इसका मतलब हमें कुछ लाभ होने वाला होगा, तभी हम लोग निभाते हैं ना। सीधी सी बात है, मुद्दे की एकदम। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहा गया है कि किस वायसराय के दौरान उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था? तो एकदम स्पष्ट इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग के समय। तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 तक के काल में उच्च न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का, याद रखना, उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार 1774 में स्थापित उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय को समाप्त कर दिया गया। कलकत्ता, मद्रास, बंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। ये 3 ऐसे प्रमुख उच्च न्यायालय थे। अब चौथा सबसे पुराना उच्च न्यायालय बताएंगे। चौथा सबसे पुराना उच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? कौन बताएगा? फोर्थ की बात की है हम। किसकी? फोर्थ की बात। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई, कब किया गया था? आप कहेंगे चौथा सबसे पुराना उच्च न्यायालय अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी और इसे बाद में 1869 में इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया था। क्या? इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है ना, हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी। कहां पर? आगरा में। लेकिन इसे स्थानांतरित करके कब लाया गया था? 1869 में लाया गया था। इतनी बात समझ पाए आप लोग? चलिए तो आगे आते हैं और अगला आपका प्रश्न तो मैंने बता दिया। पहले कलकत्ता, मद्रास, बंबई और चौथा इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिसकी स्थापना 1866 में आगरा में, लेकिन इसे स्थानांतरित करके 1869 में इलाहाबाद में लाया गया। सबसे पुराना चौथा है, ठीक है ना। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में, कहा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ओके, ठीक है, डन करते हैं। चलो देखते हैं। कहा गया यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है, ठीक है, था। दूसरा कहा गया अधिनियम है, ये बात याद कर लो। इस अधिनियम के एक प्रमुख प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से 2 नए एवं पूर्ण आपके संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। दोनों बात यहाँ पर एकदम सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखेंगे अब डिटेल देख लो थोड़ा सा ना। डिटेल जानना आपके लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट होता है। पुस्तक पढ़ने का मतलब यही होता है कि अगर आपको हम पूरी पुस्तक दे रहे हैं तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम में भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र आपके डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता भी थी कि अलग होना चाहते तो हो सकते हो। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर दोनों आपके डोमिनियन राज्यों गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, ठीक है ना। किसका? गवर्नर जनरल का। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई थी। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखेंगे। अच्छा, ये वाला प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा गया है भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है, या माता किसे कहा जाता है, या जननी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे अरुणा आसफ अली को। तो अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1942 में, कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन की आगाज की सूचना दी और इनकी उपलब्धियों के कारण ही अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की रानी या क्वीन कहा जाता है, ठीक है। आगे आते हैं
और सभी लोग तब तक सेशन को शेयर कर देंगे। और अब आपको इसके आगे की जो क्लासेस, जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो पेड वाले बच्चों को मिलेंगी। तो आप सभी लोग फटाफट जा करके कोर्स को परचेज करेंगे। जैसे कि पूरी प्रक्रिया बताई गई है, आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को क्या करना है, लास्ट में हम क्यूआर कोड लगा देंगे, तो वहां पर आप उसको क्या करना है कि उससे आप क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट 21 रुपए कर देना है। और साथ में आपको इस नंबर पर जो दे रखा है स्क्रीन पर, इसमें आपको भेज देना है। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको क्लासे आगे से मिलने लगेंगी। अगला क्वेश्चन आते हैं 237 का। आगे ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन जब शुरू हुआ तब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे? तो आप कहेंगे तेलंगाना के कौन से गांव में पहुंचे थे? पोचमपल्ली गांव में, ठीक है ना। कहा गया विनोबा भावे, कौन सी? विनोबा भावे भूदान आंदोलन का विचार 1951 ईस्वी में उस समय आया जब वे आंध्र प्रदेश वर्तमान में जो तेलंगाना राज्य के गांव में भ्रमण कर रहे थे। भूमिहीन अस्पृश्य लोगों को हरिजनों के एक समूह के लिए जमीन मुहैया कराने की अपील के जवाब में जमींदार ने उन्हें 1 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद वह गांव-गांव घूमकर भूमिहीन लोगों के लिए भूमि दान करने की अपील करने लगे और उन्होंने इस दान को गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के से संबंधित कार्य बताया था। कितनी अच्छी बात है। आजकल तो लोग एक दूसरे की बड़ाई तक नहीं करना चाहते हैं ना। आ जाओ भाई। कहा गया विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं था? तो आप कहेंगे अटलांटिक घोषणा पत्र। कौन सा घोषणा पत्र? अटलांटिक घोषणा पत्र, ठीक है। आगे देखो, कहा गया विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित अटलांटिक घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं था। अटलांटिक चार्टर ने एक ऐसे विश्व की आशा को अभिव्यक्त किया जहां सभी लोग भय मुक्त वातावरण में रह सके तथा निजीकरण और आर्थिक सहयोग के मार्ग की खोज कर सकें। इस घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया और इस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र के जन्म का सूचक माना जाता है। किसको माना जाता है? संयुक्त राष्ट्र को माना जाता है, ठीक है। मतलब आपके संयुक्त राष्ट्र के लिए जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय, तो आप कहेंगे लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। 1939 से लेकर 1945 तक चला द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व 2 भागों में बटा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। और उस समय लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर 1943 तक भारत के वायसराय थे। ये सबसे लंबे समय तक वायसराय रहे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ ब्रिटिश उपस्थिति के विरोध का दमन किया। और 1945 में विश्व युद्ध की समाप्ति के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल थे, जो 1943 से लेकर 1947 तक थे। अगर देखो जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उतने समय कौन थे? तो आप कहेंगे लॉर्ड लिनलिथगो। लेकिन जब समाप्त हुआ 1945 के आसपास के, तो आप कहेंगे उतने समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। कौन था? लॉर्ड वेवेल था, ठीक है। याद रखोगे क्या? आगे आते। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह है। कहा गया निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो जयप्रकाश नारायण ने। कौन थे? जयप्रकाश नारायण ने। कहा गया जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण ने, कौन? जयप्रकाश, ऐसे लिख लो, जयप्रकाश नारायण ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर 1948 में ऑल इंडिया कांग्रेस कहा गया आपके सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कब किए थे? 1948 में। ये बात याद रखना, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है। 1953 में कृषक मजदूर प्रजा पार्टियों के विलय में उन्होंने सक्रिय भूमिका भी निभाई। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया और चुनावी राजनीति से अलग होकर भूमि सुधार के लिए विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गए, जो 1951 में आया था, तेलंगाना से संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन आप सभी के समझ आता है। कहा गया कि किस देश ने, ठीक है, किस देश ने, ठीक है, किस देश ने 1914 में जापानी आपके स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो कनाडा। कौन था? कनाडा, ठीक है ना। आगे आते हैं, देखेंगे। कहा गया 23 मई 1914 को, डेट याद रखना, 23 मई 1914 को जापानी जहाज
कामागाटा सीधी यात्रा के बाद ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुंचा, जिसमें 376 यात्री थे और इन यात्रियों में अधिकतर सवार यात्री पंजाब और ब्रिटिश राज्य से थे। इन प्रवासियों को कनाडाई सरकार ने अपने जमीन पर उतरने से रोक दिया था, ठीक है ना, क्या कर दिया था, रोक दिया और सिर्फ 24 लोगों को, कितने लोगों को, 24 लोगों को उतार कर बाकी को वापस भेज दिया। शेष यात्री कोलकाता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचने पर अंग्रेजों की फायरिंग का शिकार हो गए, जिसमें 18 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 202 यात्रियों को जेल डाल दिया गया। शेष भागने में सफल रहे और इस घटना ने आजादी की लहर को और तेज कर दिया था, ठीक है। अब अगर पूछ लिया जाए जो कामागाटा मारू जहाज कनाडा गया था उसमें मेन मुखिया कौन थे, कमेंट करें। अगर पूछ लिया कब, तो 1914 में गया था, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाबा गुरदीप सिंह थे, ठीक है ना, मुख्य व्यक्ति कौन थे, तो ये पूछा जाता है, तो आप कहेंगे बाबा गुरदीप सिंह थे, ठीक है, बाबा गुरदीप सिंह थे, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे, तो आप कहेंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले व्यक्ति, तो कौन, सत्येंद्र सिन्हा जी। कहा गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। कहा गया सत्येंद्र प्रसाद बंगाल के एडवोकेट जनरल थे, वे पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानून सदस्य के रूप में प्रवेश करने का सम्मान प्राप्त किया और प्रथम महायुद्ध के बाद सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। अच्छा, आपसे मैंने कल एक प्रश्न बताया था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया था, कमेंट करके बताओगे क्या, जल्दी से। जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद इस्तीफा दे दिया था किसने, कल बताया था, कल वाली क्लास में मैंने खुद बताया, मुझे याद है। आ जाओ। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो आप कहेंगे CF आपके एंड्रूज ने। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में CF एंड्रूज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, गांधी जी और CF एंड्रूज का क्या संबंध था, कौन थे एक दूसरे के। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। मैंने पूछा कि महात्मा गांधी जी और CF एंड्रूज का क्या संबंध था, बताएं जल्दी से, कोई बता पाएगा क्या, बताएं। मित्र थे, ठीक है ना, क्या बोलोगे, मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। अच्छा ठीक है, अगर मैं पूछूं कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, साल 1919 को किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित यह स्थान चारों तरफ से दीवारों से घिरा था, जिसमें आने जाने का सिर्फ एक रास्ता था। यहाँ पर दो स्थानीय लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन एक सभा का आयोजन चल रहा था, जिस पर सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और 379 व्यक्ति मारे गए तथा 1200 व्यक्ति घायल। ये सरकारी आंकड़ा था, जबकि हजारों लोग मारे गए थे। कितने, हजारों लोग मारे गए थे। अब बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 9 जनवरी को, बता दिया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, अंतरराष्ट्रीय पूछ लिया जाए तो 18 दिसंबर को, याद कर लो, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है, याद कर लोगे क्या, याद कर लीजिएगा। अब देखो कैसे याद करें, 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय, 1 + 8 बराबर क्या होता है, 9। तो अगले महीने 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और दिसंबर बड़ा होता है जनवरी से क्योंकि 12वां महीना होता है, तो 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। कुछ ट्रिक बना लो ऐसे ही, है ना,
ऐसे ही याद कर लो। आगे आते हैं, कहा गया भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश पुर्तगाली के चक्कर में था, ठीक है ना, पुर्तगालियों के प्रदेश का गोवा एक पुर्तगाली प्रदेश हुआ करता। भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक पुर्तगाली प्रदेश था। 1961 में गोवा एवं दमन द्वीप को पुलिस कार्यवाही से तथा दादर एवं नगर हवेली को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा पुर्तगालियों से प्राप्त कर भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे आते हैं। आगे 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो आप कहेंगे एनी बेसेंट। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो अलग है, भारतीय महिला और केवल अब पहली महिला पूछ लिया जाए तो वो अलग है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सफर आपका यहाँ पर आता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को कहा जाता है। किसको? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय कौन वायसराय था? अब बताओ। गवर्नर जनरल था। तो आप कहेंगे 1857 का विद्रोह 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी घोषणा के प्रति जन असंतोष का उभार था। आगे सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया था? तो ऑल इंडियन मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1875 में। कब किए थे? 1875 में। आ जाओ भाई, कहा गया है शिक्षा के विकास के लिए सर सैयद अहमद खान ने अनेक संस्थाएं खोली, जिसमें 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना प्रमुख रही है, ठीक है ना। यह संस्था 1920 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध है। सर सैयद अहमद खान ने 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन भी किया था, और इस कांग्रेस के 1906 में ढाका सम्मेलन में मुस्लिम लीग का गठन भी किए थे। कौन? सर सैयद अहमद खान। आगे शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति बने थे। क्या बने थे? तीसरे छत्रपति बने। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, राजा राम जी। अच्छा, तो दूसरे छत्रपति, शिवाजी पहले छत्रपति थे, तो दूसरे छत्रपति कौन बने थे? शिवाजी के छोटे बेटे का नाम राजा राम था। क्या नाम था? राजा राम, जो मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति बने। 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। शिवाजी के बाद दूसरे छत्रपति संभाजी बने थे। कौन? संभाजी। इन पर पिक्चर भी बनी है, अभी आपने देखा भी होगा ना। कौन थे? संभाजी, ठीक है ना। संभाजी 1981 से लेकर 1881 से लेकर 1681 से लेकर 1689 तक। कब तक? 1689 तक शासन किया था। किसने? संभाजी। तो तीसरे छत्रपति राजा राम, दूसरे छत्रपति संभाजी, और पहले छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं थे, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट किसकी बात कही गई? लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां द्वारा की गई थी। किसके? अशफाक उल्लाह खां के द्वारा। तो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में हुई थी। इससे लूटने की योजना राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां ने की थी, और इसके कारण राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। अब आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि काकोरी रेलगाड़ी में जिनको फांसी दी गई थी वो उनको कहां पर फांसी दी गई थी? चारों लोगों को अलग अलग देखेंगे। तो अगर पूछ लिया जाए कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहां पर दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहां पर गए भाई साहब? राम प्रसाद बिस्मिल जी को तो आप कहेंगे गोरखपुर में, है ना। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल है तो गोरखपुर लिख लो। कहां पर दी गई? तो गोरख। अशफाक उल्लाह खां जी को फैजाबाद जेल में। कहां पर? फैजाबाद जेल में। और कोई है नहीं। रोशन सिंह को अगर पूछ लिया जाए तो इलाहाबाद जेल में। ये है रोशन सिंह, इनको कहां पर फांसी दी गई थी? इलाहाबाद जेल में। और आपके अशफाक उल्लाह खां भी हो गए। राजेंद्र लाहिड़ी जी को तो गोंडा जेल में। कहां पर? गोंडा जेल में। ये बात पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो सबको याद कर लो, गोरखपुर में, फैजाबाद में, गोंडा और इलाहाबाद में। आगे आते हैं।
हवा महल 1799 में, कब? हवा महल 1799 में महाराजा आप कहेंगे सवाई प्रताप या सवाई जयसिंह के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा लाया गया था, यह स्थापित किया गया। तो हवा महल राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1799 में महाराजा आपके सवाई प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। यह लाल और गुलाबी संगमरमर द्वारा बनाया गया है, जो राजपुताना कलाकृति का अद्भुत नमूना है। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद है। कौन है? लालचंद उस्ताद है। इनका नाम जरा याद कर लो, लालचंद उस्ताद का। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? तो इम्फाल कोहिमा में, पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है ना। तो कहां पर? 1900 आजाद हिंद फौज की स्थापना कब होती? 1942 को, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था और कब किया था? किसने? ठीक है, तो किसने किया था? तो आप बताएंगे कैप्टन मोहन सिंह ने, है ना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इसमें 1943 में जुड़ गए थे, ठीक है ना। तो कैप्टन मोहन सिंह का नाम याद रखना है। आगे आते हैं, आगे जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहा जा रहे थे? तो आप कहेंगे आपके प्रिटोरिया जा रहे थे। कहां पर? प्रिटोरिया जा रहे थे। 7 जून 1893 को, कब? 7 जून 1893 को गांधी जी प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, जो कि गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। वैध टिकट मतलब टिकट होने के बावजूद केवल रंग भेद के कारण उन्हें आपके कहा गया पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर जबरदस्ती धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग के नाम पर होने वाले भेदभाव और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया था, ठीक है ना। आगे आते हैं, अब इनसे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस किस चीज की स्थापना किए थे और कहां पर किए थे? बताएंगे क्या? आगे आते हैं, तब तक रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा? तो आप कहेंगे बांग्लादेश का। कहां का? बांग्लादेश का। आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। भारत का तो लिखा ही है, और आपके भारत के अलावा भी आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है। इसे 1905 में लिखा गया था। कब? 1905 में। कहा गया मुगल सम्राट जहांगीर ने आलमगीर बाग का निर्माण कहां पर? तो कश्मीर में करवाया था। कहां पर? कश्मीर में, ठीक है। आओ तो भाई, अगर आपको पता है तो बताने का प्रयास करेंगे। जैसे आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में किए थे। इंडियन ओपिनियन 1903 समाचार पत्र भी वहीं से जारी किए थे। फिनिक्स फार्म 1904 में स्थापित किए थे। टाल स्टैप फार्म 1910 की स्थापना भी वहीं से किए थे, ठीक है ना। तो आपसे टाल स्टाल फार्म 1910 में जोहानबर्ग के पास स्थापित किया था। फिनिक्स को अगर डरबन के पास, और इंडियन ओपिनियन डरबन में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, और नेटाल इंडियन कांग्रेस 1894 में डरबन में भारतीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारियों की रक्षा के लिए पहला राजनीतिक संगठन बनाया था। आगे आते हैं, तो आगे आपके शालीमार, कौन से मार की बात की गई है? शालीमार बाग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में विख्यात उद्यान है, जो मुगल बाग का एक उदाहरण है। इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। श्रीनगर भारत के राज्य जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी क्या होगी? चलो बताएं। शीतकालीन राजधानी क्या होगी? बताएं। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी क्या होगी? तो अरे आप बोल दोगे भाई जम्मू ही होगी मैम जी, ना। आगे आते हैं, तो आगे किस साल भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया, नियुक्ति की गई? तो 1917 में। कब? 1917 में। वर्ष 1917 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए
सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर S.E. सैडलर थे। इस आयोग ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा की वकालत भी की गई थी। अब आप जो बीए, एमबीए है ना, बीए, एमबीए नहीं, बीए, बीएससी, बीकॉम जो करते 3 वर्षीय, तो यहीं से निकल कर आया था। आगे आते हैं। कहा गया है मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? इंपॉर्टेंट है। किसकी मदद के लिए हुआ था? बताओ भाई। तो आप कहेंगे मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन की स्थापना मुख्य रूप से महिलाओं की मुक्ति के लिए हुआ था। किसके लिए? महिलाओं के लिए, ठीक है ना। अब महिलाएं तो यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, गरीब बच्चे, विकलांगों, देवदासियों के लिए कह सकते हो। किसके लिए? देवदासियों के लिए। आगे आते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में होने वाला है। हाँ, आ जाइए। सी आंसर्स, बिल्कुल सही आंसर्स होगा। क्या होगा? सी आंसर्स इज राइट आंसर्स। ओके, आइए आगे देखते हैं। अब कहा गया है कि 1893 में मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ देवदासी या आपके वेश्याओं की मदद के लिए हुआ था। भारतीय समाज में स्त्रियों का एक विशेष वर्ग था। ये देवदासी हिंदू राजा महाराजाओं के घर नृत्य करती थी। इनकी वजह से समाज में नैतिक पतन, चरित्रहीनता, महिलाहीन दशा जैसी समस्याएं शुरू हो गई थी। ये संगठन ऐसी सामाजिक कुरीतियों के सुधार के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है आज के जमाने को देखते हुए भी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में शुरू हुआ? तो आप कहेंगे 1932 में। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बंबई में, कहां पर? बंबई में स्थापित किया है। इसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे तथा अमृत लाल ठक्कर मंत्री चुने गए और इसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद करके रखेंगे। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे गोपी मोहन देव जी। वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना गोपी मोहन देव ने की थी। कहा गया 1830 में राधाकांत देव गोपी मोहन देव के पुत्र ने इसी संस्था का नेतृत्व करते हुए सती प्रथा का समर्थन किया। यह एक रूढ़वादी संस्था थी जो धार्मिक सामाजिक स्तर को यथास्थिति बनाए रखने के समर्थन में थी। आगे आते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी? खालसा पंथ की। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहचानते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो ये किसके द्वारा? तो श्री गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में। कहा गया सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 खालसा पंथ की स्थापना की गई थी और खालसा सिख धर्म के कहा गया विधिवत शिक्षा प्राप्त अनुयायियों का सामूहिक रूप है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहां पर? पटना में। ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे और इसके बाद गुरु के पद को समाप्त कर दिया गया था। कहा गया उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में किसकी बात कही गई? भारत में रेलवे का प्रारंभ किया था। तो कौन थे भाई? अब इनको नहीं पता तो किसको पता होगा? लॉर्ड डलहौजी। 1853 में 16 अप्रैल 1853 में आपके बंबई या मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चली। लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे का जनक के रूप में जाना जाता है। इसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 के समय रहा है। ठीक है, भारत में प्रथम बार रेल चली थी। आगे प्रश्न है आपका कि भारत और पाकिस्तान, सही उत्तर करना है आप सभी लोगों को। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हस्ताक्षर किए गए थे? बताएंगे। 1970 में, 1972 में, 1974 में या 1976 में? तो आप सही आंसर देंगे 1972 में। कब? 1972 में। ठीक है, आ जाओ भाई। तो आ गया 1971 में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों की ओर से आपसी रिश्तों में सुधार के लिए 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। शिमला समझौते के नाम से इसे जाना जाता है।
इसमें भारत की ओर से इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो जी शामिल थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पाकिस्तान से कौन शामिल थे। कहा गया भारत में अली बंधुओं और शौकत अली अली बंधुओं और शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आप कहेंगे खिलाफत आंदोलन का। किसका? खिलाफत आंदोलन का। अब यहाँ पर कुछ आंदोलन दिए गए, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी, खिलाफत आंदोलन का शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे, दिल्ली चलो आंदोलन सुभाष चंद्र बोस जी ने, और बहिष्कार आंदोलन बंगाल के राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे मोहनदास करमचंद गांधी जी। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, कुछ निम्न पुस्तकें दी गई हैं जिनके आंसर्स आप सभी लोगों को आने चाहिए, ठीक है ना, जिसके आंसर्स आप सब। कहा गया हिंद महात्मा गांधी द्वारा या मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज, आपके हरिजन, यंग इंडियन और नवजीवन पुस्तक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी की द हितवाद, बाल गंगाधर तिलक जी की केसरी मराठा, गीता रहस्य, मौलाना आजाद की अल हिलाल और आपके गुब्बारे खातिर इंडियन मीन्स फ्रीडम। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखेंगे। कहा गया भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ। गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ, तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। कहा गया लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। 1798 में सर जॉन शोर के, कहा गया आपके अहस्तक्षेपवादी युग के बाद लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बने, जो अपनी सहायक संधि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रहे। इन्होंने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। हालांकि सहायक संधि का प्रयोग भारत में वेलेस्ली से पूर्व लॉर्ड डुप्ले द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय आपके अगर पूछ लिया जाए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, और ये बोल सकते हैं आप 1799 में लड़ा गया था। कब? 1799 में, ठीक है। 1798 से लेकर 1799, और इसी में टीपू सुल्तान जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो आप देखेंगे मैसूर में, ठीक है, मैसूर साम्राज्य यहीं से पतन की तरफ चला गया। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की आस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य कौन थे? तो आप कहेंगे बंदा बहादुर जी को, ठीक है, बंदा बहादुर। कहा गया गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और आदि ग्रंथ या आपके कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया गया, जबकि बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के पश्चात सिखों को सैनिक और आगे देखते हैं। तब तक आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर देंगे और आप सैनिक नेतृत्व प्रदान किया। बंदा बहादुर एक वैरागी सिख के सेना नायक थे। उसे बंदा बहादुर लक्ष्मण दास और आपके माधो दास के नाम से भी जाना जाता था। आगे आते हैं, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने दिया? तो आप कहेंगे चौधरी रहमत अली। ये आपके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र हुआ करते थे। कहा गया चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत और आगे चलकर 1 अगस्त 1933 को पाकिस्तानी साप्ताहिक मैगजीन भी शुरू की। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान को परिभाषित किया तथा पाकिस्तान का नक्शा भी छपवाया। इस मैगजीन में उन्होंने भारत के अंदर 3 मुस्लिम देशों को दिखाया था। आगे आते हैं, कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, कमेंट करेंगे, कल बता रखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दिया। कहा गया ध्यातव्य कि भारत के महान बंगाल कवि और दार्शनिक रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 में नाइटहुड या सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था, है ना। अब आप कमेंट करके बताओगे कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि को त्याग दिया था और आपके शंकर नायर ने किसको त्याग दिया था, कहां से इस्तीफा दे दिया था। दोनों प्रश्न कल बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? जूनागढ़। कौन था? जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़, ठीक है ना, रियासत। कहा गया जूनागढ़ रियासत ने भारत 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी। पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके बाद जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल किया। जनमत मतलब जनता का
पक्ष था कि भारत में ही रहा जाए, ठीक है ना? लेकिन वहाँ का जो राजनेता था या वहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था, वो चाहता था हम पाकिस्तान चले। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा है। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। हैदराबाद रियासत का विलय करने के लिए सैनिक कार्यवाही की गई, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। तो कोई एक आपका हैदराबाद हो गया, एक आपका जूनागढ़ हो गया, एक जम्मू कश्मीर। 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में विलय ही नहीं होना चाहती थी। इनका कहना था कि हम ससुराल जाएँगे। ससुराल इनका कहाँ था पता है? पाकिस्तान था। ठीक है ना? तो पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर तो नहीं जाना। जम्मू कश्मीर ने तो ये कहा कि मैं अपना स्वयं का राष्ट्र बनाऊँगा, अपना अलग, ना तो मैं भारत में विलय करूँगा, ना पाकिस्तान जाऊँगा, मैं स्वयं का राष्ट्र बनाऊँगा। लेकिन धीरे-धीरे समय बदलते हुए या समय को देखते हुए, है ना, वहाँ पर विलय पत्र, मतलब विलय पत्र के द्वारा आप देखेंगे जम्मू कश्मीर को, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को, और जनमत संग्रह के द्वारा आपके जूनागढ़ को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत ही योगदान इसमें छुपे हुए हैं। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पटेल के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो 31 अक्टूबर को होता है। चलिएगा, आपको बहुत ढेर सारी जानकारी मैंने दे दी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के दौरान या दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो मुंबई। ना इनका देश था, ना इनका कोई तटीय शहर था, है ना, ना ये हमारे, तो ये अपने सब तय कर ले रहे थे कि हम दहेज में तुमको मुंबई दे देंगे, कोई कह रहा था कोलकाता दे देंगे। इनको ये नहीं पता था कि हमें ये सब छोड़कर यहीं जाना होगा एक दिन, है ना? आ जाओ भाई। तो आगे 1661 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को भारतीय तटीय शहर मुंबई दहेज के तौर पर उपहार में दिया। तो आगे कैथरीन आपके ब्रेगेजा और चार्ल्स द्वितीय के विवाह के बाद बंबई बंदरगाह दहेज में मिले, और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। सोचो जरा, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर मुंबई को दे दिया गया था कि आप हमको 10 पाउंड दीजिएगा, साल भर का, महीने का नहीं था, साल भर का था। ठीक है, आगे आते हैं। तो आगे, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में, भाई इनके बारे में पढ़ने से पहले भी सोचना पड़ता है, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद, है ना? इनका एक मतलब कथन आज भी हमारे युवाओं को, हमारे छात्रों को, हम सबको प्रेरित करता है ना, कि उठ खड़े हो, तब तक चलते रहो, चल नहीं सकते हो तो बैठ के चलो, बैठ के नहीं चल सकते हो तो रेंग कर चलो, लेकिन तब तक आप चलते रहे, निरंतर चलते रहे, निरंतर कोशिश करते रहे, जब तक आपको आपकी सफलता सुनिश्चित ना हो जाए। आपके स्वामी विवेकानंद जी थे महान भारतीय दार्शनिक विचार, स्वामी विवेकानंद 1893 में। ये जो आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे प्यारे भाइयों और बहनों का भाषण देते हैं, ये सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने आपके शिकागो में 1893 पर चीख और चिल्ला कर आए थे। जब ये मंच पर गए तो लोगों ने सोचा ये भारतीय है, ये क्या कहेगा, ये क्या बोलेगा। सभी लोगों ने अपनी कुर्सियां तक छोड़ दी थी और सब लोग वापस जा रहे थे, गेट से निकलने वाले थे, तभी इन्होंने माइक पकड़ा और सोचा कि कुछ तो ऐसा करना है जो आपके जन्म जन्मांतरों तक हमें याद किया जाएगा। तो उसी माइक पर पहला शब्द था मेरे भाइयों और बहनों, और इस शब्द से वहां के बड़े से बड़े लोग रुक कर, अब सोचिएगा अगर आप जा रहे हैं किसी को इग्नोर करके और आपको कोई ऐसा शब्द बोला जाए जिससे आप रुक जाए, अब इसमें बेइज्जती किसकी है कमेंट करके आप बताना, ठीक है। आयोजित विश्व धर्म में अपने संबोधन के लिए याद किए जाते हैं और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को होता है, इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। ओके, अब आप लोग कमेंट करोगे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? लो मैंने लिख दिया है आपके, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके जरा इसका उत्तर जरूर बताना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से या निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या बोलेंगे? इंडिया गेट। इंडिया गेट, ठीक है ना। इंडिया गेट को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आपके 1914 से लेकर 1918 तक चला था, इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की
युद्ध स्मृति में बनवाया गया। इस स्मारक में अफगान युद्ध 1919 के दौरान पश्चिमोत्तर सीमांत में मारे गए 13,516 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम अंकित है। इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में कब रखी गई थी? 1921 में ड्यूक ऑफ कनाड ने रखी थी। इंपॉर्टेंट है। इसे आपके एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था। ये भी पूछा जाता है कि इसे डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियन ने। भूदान आंदोलन तो कई बार आ चुका है। विनोबा भावे जी ने शुरू किए थे 1951 से 1956 तक 57 तक भूदान आंदोलन शुरू किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य जमींदारों से भूमि को दान में प्राप्त कर भूमिहीन किसानों में वितरित करना था। ठीक है, आगे आते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतिम गवर्नर कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, आपके 2 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक थे। जबकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर आप कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन ये भारतीय गवर्नर है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर पूछे गए तो आप बोलेंगे आपके श्री राजगोपालाचारी जी थे। आगे आते हैं। कहा गया है 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? क्योंकि चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण इसे वापस ले लिया। वापस लेने पर भी काफी लोग नाराजगी जताए थे, लेकिन महात्मा गांधी का आदेश था तो वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया। यह आंदोलन गांधी जी के 1 अगस्त 1920 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के को सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना था। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस के 22 जवानों को जिंदा जला देने की घटना से आहत होकर गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया और इसी दिन आपके 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जिस दिन वापस लिया गया, उसी दिन आपके क्या हुआ? जिस दिन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन तो आप देखेंगे कि ये बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को किसकी मृत्यु हुई थी? तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अभी आपने चिल्ड्रंस डे मनाया ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में मनाया जाता है। इन्हें चाचा जी कहा जाता था। क्या? चाचा जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1942 से 26 के दौरान अहमदनगर जेल में लिखी थी। कहां पर? अहमदनगर जेल में लिखी थी। अगला है, कहा गया है स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो आप कहोगे सही आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। आइए देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को। तो आपके समझ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 8 प्रांत थे और 562 देशी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सूझबूझ से देशी रियासतों का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। केवल 3 रियासतें जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर बच रहे थे, जिनमें जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा और आपके जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। किसके द्वारा? आप कहेंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। आगे आते हैं। बंबई और ठाणे के बीच में, बंबई और ठाणे के बीच में किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? तो आप कहेंगे 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो 16 अप्रैल सन 1853 में मुंबई को ठाणे के मध्य 14 डिब्बों, कितने डिब्बों की थी? तो आप कहेंगे 14 डिब्बों की रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई। रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए किया। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का तीसरा बड़ा रेल नेटवर्क है। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो आपके पतली गेज की एक पुरानी रेल व्यवस्था है, उसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि भारत में 1853 में सबसे पहले रेल किसने प्रारंभ किया है, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? क्या कहेंगे? तो यहां पर आप उत्तर देंगे किसको? तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी को। अभी वही बात मैंने बताई और इन्हीं से आपको क्या घुमा घुमा करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे आते हैं। कहा गया दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहब थे। कौन? नाना साहब को मराठों के शासक बनने में निम्न में से किसने इंकार किया था? तो आप कहेंगे यही लॉर्ड डलहौजिया ने। किसने? लॉर्ड डलहौजिया ने। तो नाना साहब या धोंदू पंत
सन 1824 में माधवराव नारायण राव के घर में जन्म लिए, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के आपके सगोत्र भाई थे। कहा गया पेशवा ने नाना राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकारा और 1851 में पेशवा का स्वर्गवास हो गया। कंपनी ने कहा गया शासन के बिठूर कमीशन को आदेश दिया कि नाना राव को यह सूचना दे कि शासन ने उन्हें केवल पेशवाई धन संपत्ति का ही उत्तराधिकारी माना है, पेशवा उपाधि का नहीं। परंतु नाना साहब ने सारी संपत्ति शस्त्रागार अधिकार करके पेशवा की उपाधि को धारण किया और पेशवाई पेंशन चालू करने की ब्रिटिश सरकार से मांग की, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें शासक मानने से इनकार कर दिया। नाना साहब को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का शिल्पकार भी माना जाता है, लेकिन काश नाना साहब हो, रानी लक्ष्मीबाई जी हो, आपकी हजरत महल जी हो, सब देश के लिए लड़ते हैं, सब कोई दत्तक पुत्र के लिए, कोई पेंशन के लिए, है ना, सब इसी के लिए लड़ रहे थे। और केवल उत्तर भारत लड़ रहा था, दक्षिण भारत मठाधीशी की तरह बैठा हुआ था। और आप कहेंगे कि मठाधीशी की तरफ बैठा हुआ था और उसमें कोई योगदान नहीं दिया, नहीं तो 1857 की क्रांति के समय ही हो सकता है भारत की आजादी होती, मतलब लगभग 100 साल पहले या 90 साल पहले हमें आजादी मिली होती। कहा गया चोरी चौरा घटना इस दिन घटी, किस दिन घटी? तो आप कहेंगे 4 फरवरी 1922 को घटी थी और इसके 100 साल पूरे हो गए 2022 में। तो चोरी चौरा उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले के एक गांव है। इस गांव में 4 फरवरी 1922 को स्थानीय पुलिस खिलाफत आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थकों के बीच अप्रत्याशित संघर्ष हुआ। क्रोध से भरी भीड़ ने चोरी चौरा थाने में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। किसने कहा था? अच्छा, कौन बता सकता है? कहा गया बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जी या गोपाल कृष्ण गोखले जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो क्या बोलोगे? यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी ने। कौन कहे थे? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है ना, जिनकी मृत्यु आप कह सकते हैं कि 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये कथन पंडित बाल गंगाधर तिलक जी का है। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे तथा पूर्ण स्वराज की मांग को उठाने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। कहा गया साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय जी ने दिया था। किसने? साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अब आप लोग कमेंट करोगे कि साइमन कमीशन भारत कब आया और साइमन कमीशन कब गठित किया गया था, तो अलग इसके प्रश्न के 2 अलग उत्तर होते हैं। अगला है कि सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने किया? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को इस आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च आरंभ किया। अच्छा, दांडी मार्च समाप्त कब होता है? हम कमेंट करके बताएंगे। तो आप क्या बोलेंगे? 6 या 6 अप्रैल, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? कब समाप्त होता है? वैसे तो आप बताएंगे 6 अप्रैल 1900 कब समाप्त होता है, डेट सहित बताएंगे, डेट सहित। 12 मार्च 1930 को तो यह आरंभ होता है, 12 मार्च 1930 को तो ये आरंभ होता है, लेकिन ये समाप्त कब होता है? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ होती है, और लेकिन ये समाप्त कब होती है ये बताएं। 6 अप्रैल आप कहेंगे कब? 1930 को, 1930 को, ठीक है, डेट याद रखो। कहा गया 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था, ठीक है। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार है? तो लॉर्ड कर्जनवा। कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करना था, परंतु कहा गया आपके व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इसका विभाजन नहीं हुआ। बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ बन जाने के कारण उनकी कठिनाइयां बढ़ती गईं। इसलिए जब बंग भंग
क्रियान्वित किया गया तब उसका कारण प्रशासनिक असुविधा बताया गया, परंतु बंग बंग के स्वरूप और उसके क्रियान्वयन के तरीके ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। कहा गया लॉर्ड कर्जन 30 सितंबर 1898 को भारत का वायसराय बनकर आया और तत्काल बंग भंग की योजना को स्थगित कर कहा गया कर्जन बंगाल वासियों की राष्ट्र भावना एवं उनकी शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए अब संपूर्ण उत्तर पूर्वी बंगाल को बंगाल प्रांत से अलग अलग कर देने की योजना बनानी शुरू कर दी गई। अगला प्रश्न आता है आप सभी की स्क्रीन पर। कहा गया है कि भारत में उपनिवेश स्थापित करने के अंतिम विदेशी कौन थे? तो अंग्रेज थे। अंतिम कौन आए थे? अंग्रेज। कहा गया किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश या कॉलोनी स्थापित करना आपके उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे ब्रिटेन भारत का अंतिम उपनिवेश था और 1707 से 1947 तक भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। कब से लेकर? 1707 से लेकर 1947 तक। अगला क्वेश्चन, जैसे ही मध्य रात्रि हुई जब दुनिया सो रही है भारत जीवन के लिए जग रहा होगा और अपनी आजादी की ओर बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ किसने भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया? क्या शानदार बात है। तो क्या बोलेंगे आप? कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे सकते हैं ये वर्ड। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 80 और 285 का सही आंसर डी इज राइट आंसर। अदरवाइज कहा गया देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्न शब्दों के साथ भारत में स्वतंत्रता का स्वागत किया। जैसे ही मध्य रात्रि हुई जब दुनिया सो रही है भारत जीवन के लिए जाग रहा होगा और अपनी आजादी की ओर बढ़ रहा होगा। और यही शब्द आप लोगों के लिए भी लागू होते हैं कि जब सारे स्टूडेंट सो रहे होंगे आप जाग रहे होंगे और अपनी आप भविष्य को गढ़ रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे और आजादी की ओर या नौकरी की ओर एक कदम आगे बढ़ता चलेगा। तो आप सभी के लिए फिर से बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ अब यूपी होमगार्ड के लिए मात्र 21 रुपए में, कितने रुपए में? 21 रुपए में 21 रुपए का कोर्स है। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो और ये पूरी पुस्तक 6592 क्वेश्चन ये, और आपको अलग से करंट अफेयर भी लेटेस्ट वाली करंट अफेयर दी जाएगी। कोई ये नहीं कि आपको पुरानी करंट अफेयर इसी पुस्तक वाली, लेटेस्ट अपडेटेड आपको करंट अफेयर अपडेट करके दिया जाएगा हर एक चीज, ठीक है ना। तो जीके जीएस के लिए और हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके का ऑलरेडी एक वीडियो बना है, आप सभी लोग उसे भी देख लेंगे, बड़ा फायदा मिलने वाला है। साथ में ये और साथ में आपके लूसेंट के प्रश्न भी कराने वाले हैं आप सभी लोगों को बीच में, ठीक है ना। तो 21 रुपए में आपको पुस्तक तक नहीं मिल सकती, इसकी आप पेन क्या हार्ड कॉपी भी निकलवाओगे ना, अगर मान लीजिएगा आपको कहीं से पीडीएफ मिल गई या आप हमसे भी पीडीएफ ले सकते हैं और ये पीडीएफ भी दे दी जाएगी, लेकिन ये हार्ड कॉपी भी आपकी 21 रुपए में तो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली है। तो इसलिए 21 रुपए के कोर्स को आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा और इस नंबर पर आप सभी लोग क्या करना है, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और जो भी कुछ पूछना है वो भी आपको पूछ सकते हैं। पर डे लगभग 1.5 से 2 घंटे की इसमें क्लास चलेगी, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये कोर्स वैलिड भी रहेगा। वैसे आजीवन ये कोर्स वैलिड रहेगा, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपको जोड़ा जाएगा तो आपके पास लिंक रहेगा। तो आप उस ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं। आपको 100 नंबर का जो जीके जीएस आना है और उसमें अनिवार्य है 25% लाना, उसके बाद ही आप मेरिट लिस्ट में कहीं आ सकते हो। तो मतलब मिनिमम आपको 25 क्वेश्चन सही ही करने होंगे। तो आप सभी लोग धैर्यता के साथ, मैंने सिलेबस भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, बड़े धैर्यता के साथ इन क्लासों को लें और देखें कैसे क्या होगा। आगे आते हैं। जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो आई होप अब आप इसे समझ चुके होंगे। कहा गया भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया? तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है, क्योंकि बार बार वही प्रश्न आएगा तो फिर कैसे आपको बार बार उतनी व्याख्या दी जाए ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को और मृत्यु इनकी 15 दिसंबर 1950 को। कहा गया प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत की आजादी के बाद लगभग 562 देशी रियासतें थी जिनका एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
अपनी कुशल कूटनीति के बल पर किया और इसी उपलब्धि के कारण इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी जाती है और इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आगे आते हैं तो आगे अमृतसर में जलियांवाले बाग में भारतीयों के नरसंहार ने कई नए नेताओं में राष्ट्रवादी भावना का उदय किया। नरसंहार का आदेश किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे जनरल डायर के द्वारा। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन स्पीड के साथ हम आपको बता दे रहे हैं कि सत्यपाल और किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे भारतीयों पर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जिसमें हजारों भारतीयों की मौत हो गई तथा 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। घायल होने वालों में एक प्रदर्शनकारी ऊधम सिंह ने, उन्होंने 1940 में लंदन जाकर इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल माइकल डायर को गोली मारकर मार दी और ऊधम सिंह को गिरफ्तार करके 1940 में फांसी की सजा दे दी गई। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऊधम सिंह के द्वारा की गई इस हत्या की निंदा की गई थी। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया है कि भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए किसने आईसीएस जैसे एक शानदार कैरियर का त्याग कर दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या आपके नेता सुभाष चंद्र बोस जी। तो क्या बोलोगे? सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है ना, 1920 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे आते हैं। कहा गया सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिनको सम्मान में नेताजी भी कहा जाता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और आपके कहा गया स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। बाद में भारतीय प्रशासनिक आईसीएस की तैयारी के लिए इनके माता पिता ने इन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन 1921 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल हो गए। आगे अगला क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो जहांगीर से। तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में, कहां पर? मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। ठीक है, अंग्रेजों ने सूरत अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री जहांगीर की अनुमति से 1613 में स्थापित किया था। आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? तो भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना। अगर ये होते तो शायद 1857 की क्रांति के समय ही हम आजाद हो गए होते। 1857 की क्रांति का कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक विद्रोह तथा अन्य तत्कालिक कारण थे, जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, सैनिकों को सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस देना एवं भारतीयों को आर्थिक शोषण आदि। जबकि भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना 1857 की क्रांति का कारण बिल्कुल भी नहीं था। दक्षिण भारत तो इसमें हिस्सा ही नहीं लिया था। कुछ ऐसे छुटपुट थे, बाकी सबने ऐसे मठाधीशी की तरह आनंद उठाया था। कहा गया गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया? पुर्तगालियों से। अब बता रखा है 450 वर्षों तक शासन किया था। भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत तो पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। तो तंबाकू पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। यह एक मादक और उत्तेजक पदार्थ है जिसमें निकोटीन होता है। भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। भारत में गुजरात तंबाकू उत्पादन में अग्रणी राज्य। कौन सा? गुजरात, अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार। दो भाई, अगले आता है। अगला क्वेश्चन आपके 300 क्वेश्चन आज इस प्लेलिस्ट में कराए जाएंगे, इस क्लास में कराए जाएंगे। मीरा बहन किनकी अनुयायी थी? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी की। मीरा बहन ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष आपके एडमंड कहा गया स्लैंड की पुत्री थी, जिनका वास्तविक नाम इनका मैडलिन कहा गया स्टेड क्या आपके कहा गया स्लेट था। महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर चरखा काटने और हिंदी दक्षता प्राप्त की और महात्मा गांधी की अनुयायी बन गई थी। कौन? मीरा बहन।
गांधी जी का दांडी मार्च आरंभ होता है तो अहमदाबाद से। कहां पर? अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू की गई। इस दांडी मार्च यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। लगभग 24 दिन 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इन्होंने समुद्र पर नमक कानून को तोड़ा। एक मुट्ठी नमक उठाया और उस नमक कानून को तोड़ा था। आगे आते हैं। कहा गया वास्को डिगामा था एक तो पुर्तगाली खोजी था। ठीक है, वास्को डिगामा क्या था? पुर्तगाली खोजी था। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक या खोजी था। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज 1498 में की थी। वास्को डिगामा का जन्म 1460 में दक्षिण पश्चिम पुर्तगाल के आपके अलेटेजो प्रांत के समुद्र तट पर स्थित सिन्होर के किले के कमांडर व कुलीन घराने के आपके इस्ता इस्ता या आपके इस्ता वोडोगामा या वोडीगामा के घर में हुआ था। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे आते हैं। कहा गया यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली था। तो गोवा, कौन? गोवा। तो 1961 से लेकर 1987 तक ये क्या था? एक संघ शासित प्रदेश रहा है। ठीक है, 12वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का अंग बना दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए 12वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, बताएंगे? कोई बता सकता है क्या? 12वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? कौन बताएगा? कमेंट करके भी बता सकते हैं। अभी हम तो बता ही देंगे 1962 में आया था। कब? 1962 में, क्योंकि 1961 में सैन्य कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है ना। गोवा दमन द्वीप को भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किया गया था। ठीक है, आ दो भाई। कहा गया जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिया, डायर ने। इसने ओ डायर ने दिया था। ये बात भी पूरी आपको बता चुके हैं। आप पढ़ना चाहते हो तो इस इत्मीनान से वीडियो को रोकिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, वैसे हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन आता है कि नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय किस विषय में मिला था? तो आप कहेंगे किस विषय में और किसको मिला था? तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य क्षेत्र में मिला था। ठीक है, पहली बार 1913 में। कब मिला था? 1913 में। ठीक है, तो कहा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। यह नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यह कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार भी थे। ठीक है, आ जाओ। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम आप सभी को देंगे 300वां। ठीक है, देखेंगे 300 क्वेश्चन। कहा गया यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। ठीक है, कहा गया उक्त कथन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा में अंबेडकर जी का पहली बार निर्वाचन बंगाल से विभाजन के पश्चात उनका निर्वाचन बंबई से हुआ था। तो बंगाल क्योंकि विभाजित हो गया था तो उसके बाद किधर आ गए थे? तो आप कहेंगे बॉम्बे से। अब आपको इसका आंसर, चलो इसका आंसर तो दिख गया है तो हम बता देते हैं। शारदा कानून किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे बाल विवाह से। ठीक है ना, चलिएगा। तो शारदा कानून बाल विवाह से संबंधित यह कानून 1929 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पारित हुआ था। इसमें विवाह के लिए लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। अगला जो क्वेश्चन होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देना होगा। चलिएगा, इसका आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है? किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है? चलिएगा, इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। ठीक है, क्योंकि क्लासें आपकी ऑलरेडी 1.5 घंटे की हो चुकी है क्लास, तो आप सभी लोग समझदार हैं। ठीक है, हाँ, क्लास लगभग 1.5 घंटे की आपकी होने वाली है। चलिए, अच्छा 1.5 घंटे की अभी क्लास नहीं हुई है। ओके, ठीक है, कोई नहीं, फिर भी आप इसका उत्तर दीजिएगा। बाकी क्लास कल करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो आपको फिर से बता दें कि आप सभी लोग इस नंबर पर आप जानकारी भी ले सकते हैं और इस कोर्स को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और 21 रुपए में आप ना तो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ये आपको फिर से मैं कह रही हूँ। बाकी 21 रुपए में होता बहुत कुछ है। ठीक है ना, होता बहुत कुछ है। और इस पहले 100 स्टूडेंट को
ये 21 रुपए में जो कोर्स देने वाले हैं, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं। पहले 100 स्टूडेंट, तो पहले आइए और पहले पाइए, और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और ये आप सभी लोग इस नंबर पर भी फ़ोन पे, गूगल पे या जैसे भी कर सकते हैं आप कर सकते हैं, है ना? और स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर भेजना है। तो आप लोग बताएँगे कि क्या ये आपको क्लासें अच्छी लगी कि नहीं लगी हैं, ठीक है? और अगली क्लास आपको भारतीय संविधान सॉरी, भारतीय इतिहास पूरा हम यही पढ़ा देंगे। तो अगली क्लास भी अभी 100 क्वेश्चन है, ठीक है? 1 डेढ़ घंटे की अभी ऑलरेडी क्लास है, तो इसलिए इस क्लास को यहीं रखते हैं। और 400 क्वेश्चन एबव है, तो उनको आगे वाली क्लास में, मतलब कल आपको जो क्लास दी जाएगी उसमें आपको दे दिए जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? तो अगली क्लास मतलब कल तक की क्लास आपको यहाँ पर दी जा रही है, और बहुत इत्मीनान से, बहुत धैर्यता के साथ इन क्लासों को लेते चलें, क्योंकि 100 क्वेश्चन और उसमें इतिहास का 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, और इतिहास का शानदार योगदान भी होने वाला है, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप लोग कोर्स से जुड़ने में बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि मात्र और मात्र 21 रुपए फीस है पहले स्टूडेंटों के लिए। तो आप लोग पहले आए पहले पाइएगा, कोर्स लॉन्च है। 100 स्टूडेंट के बाद ये फीस 51 रुपए कर दी जाएगी। तो आप लोग आइए, जुड़िए और इसका आनंद उठाइए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।